हैदराबाद से निकलकर अवाम की ताईद और अवाम की दुआ, हैदराबाद की अवाम की ताईद और दुआ लेकर हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल करके जब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, इन सब जगहों पर जा रहा, तुम मेरे घर में आके तुम दस्तक दोगे। आओ आओ भाई आओ। जब मैं इतनी दूर जाकर संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेता हूं तो आप भी आओ, कौन रोक रहा आपको? आइए, हम ठहरे हुए हैं यहां पर। किस किस को बुलाना चाह रहे, बुलाओ आप। मुझे बड़ी बेचैनी से मुकाबले का इंतजार है। जब हम दूर दूर मुकामात पर जाकर मुकाबला करते हैं, जब हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई तब भी हम पीछे नहीं हटे, तो तुम्हारे झूठे इल्जामात हमारे पैरों की धूल पे कुछ नहीं कर सकते। सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि इलेक्शन का बुगल बज जाए। अब नहीं मालूम, मुख्तलिफ ख्यासारियां हैं कि प्राइम मिनिस्टर मिला के कराते या नहीं मिलके करते, नहीं मालूम। ये प्राइम मिनिस्टर मिलके कोई काम कर ही नहीं सकते, इन्हों अकेले ही रहते हो, मिलके नहीं होता, अकेले ही होता। अब कब होता नहीं मालूम, जब भी होता हम तैयार हैं। हम तैयार हैं क्योंकि मजलिस इलेक्शन की तैयारी नहीं करती, मजलिस इलेक्शन के नतीजे के बाद से अवाम की काम करती है, अवाम का काम करती है। दारुसलाम में हफ्ते में 6 दिन कोई भी दारुसलाम को आकर, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, दलित हो, हमारी बहनें हो, कोई भी आकर हमसे काम लेता है। ये दूसरी पार्टीज को इलेक्शन मोमेंटम में आना पड़ता। हमारी गाड़ी इलेक्शन के बाद से हमेशा फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में, टॉप गियर में चलती रही थी। मजलिस के एमएलए अवाम के दरमियान में रहते, मजलिस के एमएलए रात के अंधेरों में काम करते, दिन के उजालों में मजलिस के लोग भागते हुए नजर आते। मगर अब जब इलेक्शन आ गया है तो पूरे ये एक से एक प्यारे मैली आंखों को लेके मल के, अरे इलेक्शन आ गया, बाप निकलना है, जरा व्हाइट शर्ट तो ला, जरा व्हाइट शर्ट पहनेंगे, जरा व्हाइट शर्ट पहनेंगे, जरा निकलेंगे। यहाँ 4.5 साल से व्हाइट शर्ट में, येलो शर्ट में, रेड शर्ट में, लाल शर्ट में, हर रंग में हम लोग मुकाबला कर रहे, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब इनको इलेक्शन दिख रहा तो बोल रहे लारे में तैयार होना है मेरे को। बाज लोगों को इलेक्शन आते ही उनको अपनी जिंदगी का एहसास होता है, मगर 4.5 साल वो गरीब की तकलीफ, गरीब की मजबूरी को नहीं देखते, वो गरीब के आंख से बहते आंसू को नहीं पहुंचते। ये फर्क है मजलिस में और इन मुफाद परस्तों में। ये फर्क है मजलिस में और ये मजलिस के दुश्मनों में। आज दारुसलाम पर कोई भी आकर, आपके फसलांसर से हमारी एक बहन आई थी, दारुसलाम को आकर पूरे एमएलए बैठे हुए हैं, पूरे अराकीन बल्दिया बैठे हुए हैं, गुस्से के आलम में आकर मुझसे बहस करना शुरू कर दी। गुस्से के आलम में, और सब लोग देख रहे, अरे असदुद्दीन ओवैसी को दबा के बोल दे रही। मैं सबके चेहरे देख रहा था, मैं बोला कुछ मत बोलो, बोलने दो। हमारी बहन ने, उनकी जायज बात थी, उनकी बात में तकलीफ थी, दर्द था, नाइंसाफी उनसे हो रही थी। 3-4 मिनट बोलने के बाद मैंने कहा अभी और कुछ बोलना है आपको? तो बोले हाँ और बोलना है। अल्लाह बोलो। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि बहन अब और मैं बोलूं? तो बोले बोलो। बोला आप जो कुछ बोले बिल्कुल सही है, हम आपके लिए लड़ रहे और हम कोशिश कर रहे कि आपसे इंसाफ हो। मेरे भाई बताओ, भारत में कोई ऐसा सियासी दफ्तर होगा जहां पर अवाम आकर अपने नुमाइंदों के सामने बेबाक तरीके से उनके मुंह पर
बोलते हैं कि ये नाइंसाफी को दूर करो। लोग, ये मजलिस का कारनामा है। ऐवान असेंबली की कार्रवाई उठाकर देख लो आप, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस के एमएलए ने क्या कारनामा अंजाम दिया। लोग बोलते हैं कि जिंदों के लिए भी काम करना, मजलिस जो लोग इस दुनिया के छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए भी काम कर रही है। आज मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 100 एकड़ जमीन हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर में 5 या 6 मुख्तलिफ मुकामात पर दी है। अब आपको मालूम, कब्रस्तान के लिए तमाशे होते हैं, और जिसका कब्रस्तान उन्हें ऐसा समझता जैसा मेरे बाप दादा की दौलत है। नहीं, 10,000 रुपये दो खोदने के, खबर के 10,000 रुपये। अबे तू भी तो मरेगा, जब 10,000 तेरे कौन देगा? ये मालूम मेरे को। मगर मजलिस ने हासिल किया, और मजलिस ने क्या किया? मजलिस ने कहा कि उसमें जो सुन्नी मुसलमान है उनका कब्रस्तान होगा, जो शिया अथना अशरी हैं उनका अलग कब्रस्तान होगा, जो मेहदवी हैं उनका अलग कब्रस्तान होगा, और जो हमारे बोरी मुसलमान हैं उनका अलग कब्रस्तान होगा। पूरा एक चार्ट बनाकर उनकी जमीन, उनके इंशाअल्लाह ताला इस महीने के खत्म होने से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी इन तमाम मुकामात पर हुकूमत के नुमाइंदों को ले जाकर उनके कब्रस्तान उनके हवाले करेंगे जमीन की। ये काम मजलिस कर रही है, मगर ये कांग्रेस और बीजेपी इन्हों निजाम, इन्हों रजाकार। अरे ठहर तो बोलना मुश्किल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत रखिए। बीजेपी की बंडी में पंक्चर जरूर हुआ है, मगर बीजेपी को हराना है और मजलिस को कामयाब करना है। मजलिस के खिलाफ कांग्रेस भी आएगी, तो कांग्रेस को भी हराना और मजलिस को कामयाब करना है। अब लोग बोलेंगे इन्होंने 2 को बोल दिए, तीसरे को क्यों नहीं बोल रहे? तो तीसरे के ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि नए मामू से नकटे मामू अच्छे हैं, और मामू जो है काम तो करे काम, और काम करने की वजह यह है कि हम भी है। काम करने की वजह क्या है? समझ गए ना? 95 पे आउट नहीं होना, 100 मार के जाना। तो 95 है बोल के उन्होंने पुराने मामू बोले नको, ये 95 को मुश्किल हो जाता, मगर वो हमारे मामू जो है, चिचा जो है, अब हमारे लोग मीम्स बनाएंगे इसके बाद, ऐसा बोले ऐसा बनाओ, अच्छा दिखता मेरे को भी। तुम मेरी गाली दे के बनाओ, मगर मेरे को फ्री पब्लिसिटी मिलती ना प्यारे। मेरे को मालूम कि बगैर मेरे को गाली दिए तुम्हारा नाम नहीं होता, और हमारे खिलाफ डालना जरूरी है। अच्छा, फिर आजकल एक नाम निहाद जर्नलिस्ट हो गए। जर्नलिस्ट जो है ना, एक कैमरा लेके, क्या है भैया मैं जर्नलिस्ट हूं, अच्छा क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आ गया हूं, अच्छा वेरी गुड। उन्होंने क्या करते, मजलिस को गाली देते, फिर असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले, मजलिस को गाली देते, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले। अरे प्यारे अहमक, मजलिस को गाली दिखाना, तारीफ क्यों दिखा रहा तू? तुम तारीफ इसलिए दिखा रहे कि तुम्हारा पेट नहीं पलता बगैर तारीफ दिखाए। ये पूरे के पूरे चंदाखोर हैं, जो चंदा लेकर धोखा देते हैं। और मैं इन चंदा लेने वालों से इतना कहूंगा कि लो, तुम्हारा पेट पल रहा है, पालो, मगर खबरदार, अगर तुम पुराने शहर की खवातीन को बदनाम करोगे, तुम अगर हमारी माँ और बहनों को बदनाम करोगे तुम्हारे नाम निहाद सर्वों की बुनियाद पर, तो तुम्हारा सर्वे होगा इंशाअल्लाह, याद रखो। फिर मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना, मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना। अरे तुम अपना पेट पालने के लिए हमारी पुराने शहर की माँ और बहनों को बदनाम करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे मजलिस को बदनाम करो,
लिखो मंजिल के खिलाफ, मगर खबरदार हमारे माँ और बहनों के घरों पर नहीं जाना, चाहे हमारी बहन हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो। तुम अपनी पेट को पालने के लिए हमारी खवातीन को बदनाम करते हो। अफसोसनाक बात, इतनी ज्यादा बेशर्मी हो गई इन लोगों को, ये इस हद तक पहुंच चुके हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चिचा की बात कर रहा था, तो बिजली बराबर आ रही, लाइट बराबर आ रही ना, पानी भी है ना, फसाद तो नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ। एक दीवाना कोशिश करा, दुबई को गया ना दुबई को, दूसरी जगहों पर नहीं जाते दुबई को, हम ही भी जाते दुबई को। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर जहां पर मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। और जहां पर भी फैसला नहीं हुआ, यहां बैठने वाले एमएलए को भी नहीं मालूम कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझे ना आप। अब इसके बाद जाहिर है सब परेशान होंगे, ये क्या बोल के जा रहे हैं। मेरे को भी नहीं मालूम कि मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो अल्लाह फैसला करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला से आपसे मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करो कि अल्लाह मुझसे और मेरे साथ जो जमात के अरकान हैं, जिनसे मैं मशवरा करता हूं, अल्लाह हमको अच्छा फैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सब हकदार हैं, मगर फैसला लेना है। और दूसरा फैसला ही नहीं हुआ कि मंजलिस कहां से लड़ेगी। अभी सबको बेचैनी है, कहां से लड़ रहे, कहां से लड़ रहे, कहां से लड़ रहे। भाई साहब, जहां से लड़ेंगे लड़ेंगे, दिल खोल के लड़ेंगे, बेबाक होके लड़ेंगे, घर को जला के लड़ेंगे और कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीदवार। हिंदू बुनकरों ने अपने मुस्लिम बुनकरों की जानें बचाई। पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि कई मुस्लिम खवातीन को, जिनको घरों में अगियार लेकर चले गए थे, तो हमारे हिंदू भाई जाकर उन मुस्लिम बहनों को, बीवियों को लेकर आकर उनके घरों को रवाना किए। तो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को इस तरह भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन सुंदरलाल की रिपोर्ट कहती है कि 20,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। अब अगर कोई बीजेपी के लोग बोलेंगे नहीं झूठ है, तो फिर क्या पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने आकर जवाब नहीं दिया था कि अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को आवाम के सामने रखूंगी तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने लोकसभा की फ्लोर पर आकर कहा था, और क्यों कहा था कि यूनुस साहब एक मैगजीन को, एक इंटरव्यू में उसका जिक्र किए थे पंडित सुंदरलाल का। हां, यह बात सच है कि सरदार पटेल ने सुंदरलाल की रिपोर्ट को नहीं माना और कहा कि आपने कैसा लिखा, ये सब बातें मैं इसको नहीं मानता हूं। मगर सुंदरलाल ने और काजी अब्दुल गफ्फार ने अपनी फाइंडिंग्स में, बल्कि एक बड़ी रिपोर्ट है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उन तमाम बातों को आपके सामने रख सकूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन निजाम के कंट्रीब्यूशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर फ्यूडल सिस्टम था, बादशाह था, जमहूरियत नहीं थी। मगर निजाम ने जो उस वक्त हैदराबाद के लिए काम किया, ये पुराना एयरपोर्ट, ये गंडीपेट, हिमायत सागर, मंदिरों को निजाम ने जागीरें दी थी। खम्मम की मशहूर मंदिर को निजाम ने इंतजाम किया था। ये बंद कर दिए झुंझुने को। आर्ट्स कॉलेज निजाम ने बनाया, निम्स हॉस्पिटल निजाम ने बनाया, उस्मानिया हॉस्पिटल, हाई कोर्ट की बिल्डिंग, पत्थरगट्टी। और निजाम में इतना दूरंदेशी भी थी
कि उनको मालूम था कि इस वक्त हैदराबाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो निजाम ने फ्यूडल होते हुए भी जागीरें बांटी, मगर निजाम ने हैदराबाद के तरफ जागीरें नहीं बांटी। जुबली हिल कॉरपोरेशन बनाने का निजाम के पास प्रोग्राम था। बैठ जाइए। निजाम ने, अब ये हाईटेक सिटी की बात चंद्रबाबू नायडू करते हैं। अरे बाबू, वो निजाम की दूरंदेशी थी कि निजाम ने उन जमीना, पसंद नापसंद का सवाल अलग बात है, मगर जो सच्चाई है तो उसको बयान करना पड़ेगा। अब जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, मैं तो सिर्फ उनसे इतना ही कहूंगा, और जो हमको इल्जाम लगाते ये रजाकार है, बीजेपी बोलती है ओवैसी रजाकारों से इसका ताल्लुक है, वो कांग्रेस का चेपीदी बोलता है इन्हों निजाम है। अरे इन्हों हम निजाम, हम रजाकार, और आप क्या है, दूध के धुले हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी की बंडी में पंचर पड़ चुका है, बंडी में पंचर हो गया, तो अब इन्हों परेशान नहीं हो। असदुद्दीन ओवैसी को बोलो, मजलिस को बोलो, मैं चैलेंज करके आज पूछ रहा हूं, मेरी जमात का नाम कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बताओ उस वक्त की जमात का नाम क्या था, बताओ क्या नाम था, बताओ, तुम बता सकते हो उस वक्त क्या नाम था? नहीं बताओगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने, नाम कुछ लंबा चौड़ा नाम था, लंबा चौड़ा नाम था, ये नाम नहीं था। अरे जो रजाकार हमको बुलाते, अरे बाबू जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारे सामने सीना तान कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रजाकार थे वो भाग गए, जो वफादार है वो ठहरे हुए हैं। तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, मर रहे हो, मगर जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। जो वफादार थे ठहरे हुए हैं, तुम उनको मार कर समझता है कि वफादार डर कर वतन को छोड़ देंगे। अरे जब वफादार है तो वतन को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम्हारे बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जेलें खत्म हो भर जाएंगी, मगर हम अब वतन से वफादार थे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कमजोरी के मजारे हम नहीं करेंगे। यही काम, यही सबक हमको हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने हमको सिखाया। आज मजलिस पर तनकीद करने वालों, कभी तुम ये भी तो सोचो कि उस पूरा शुभ दौर में जब 20,000 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया गया, जब नौकरियों से निकाल दिया गया, जब सब चीज खत्म हो चुका था, उसके बाद मजलिस ने एक चिराग को जलाया। उसके बाद मजलिस ने चिराग को जलाया और इस उम्मीद पर जलाया कि हम बातिलों के तूफानों में इस चिराग को जला के रहेंगे, अपने हक को लेंगे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस को ताल्लुक से कहा कि हम भारत के आईन में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उस वक्त भी मजलिस को तकालीफ दी गई थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने की जेल की सजाएं काटना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस के जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं हुए। अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर के बैंक के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तकालीफ का सामना करना पड़ा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तालीम को भी तर्क करना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी को उठाया था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपने रुफ़क़ाओं के साथ मजलिस के पैगाम को लेकर आगे बढ़ा।